चलिए भाई साहब स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब इंटरनेशनल बॉडीज के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल बॉडीज। समझ में आई बात? तो नेशनल बॉडीज में क्या क्या है, नीति आयोग है, आरबीआई है, सेबी है, सीसीआई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है ना, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं पहले, बट स्टिल सबसे पहले हम लोगों को इसमें क्या भाई सब देखना है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं नीति आयोग। सब नीति आयोग क्या है? ये नीति आयोग जो है बेसिकली मैं बताऊं ना तो ये प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है, मतलब प्रीडिसेसर इसके कौन है, प्लानिंग कमीशन। यानी पहले हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन बनाई थी, वो काफी टाइम से मतलब अराउंड 1950 से प्लानिंग कमीशन बनी हुई थी। और उसका मेन बात ये थी कि भाई प्लानिंग कमीशन जो है उसकी जो चेयरपर्सन रहेंगे वो कौन रहेंगे, हमारी कंट्री के उस समय के जब जो भी पर्टिकुलर उस समय में क्या रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। समझ में आई बात? तो वो प्लानिंग कमीशन के क्या रहेंगे, चेयरपर्सन रहेंगे। ठीक है, तो द इनिशियल मैंडेट वाज टू एस्टैब्लिश हेवी इंडस्ट्रीज। पहले स्टार्टिंग में हेवी इंडस्ट्रीज डालना था थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज अ मींस फॉर अचीविंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब मैं उस समय की बात करूं तो प्लानिंग कमीशन का पहला मुद्दा ये था कि हमको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करना है, लाना है कंट्री में। द फंक्शंस असाइंड टू प्लानिंग कमीशन वेयर टू असेस एंड एलोकेट प्लान resources, formulate plans and programs of area development, determine implementation methodology। अगेन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा ना, प्लानिंग कमीशन का मेन काम है उस समय क्या होगा, प्लानिंग करना। प्लानिंग करना किसके से रिलेटेड चीजों के लिए, तो उन्हें बताया हमको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है कंट्री के अंदर। ठीक है, वो चीज को अचीव करना है तो उससे रिलेटेड प्लान्स को असेस करो, एलोकेट प्लान रिसोर्सेज, फिर फॉर्मुलेट करो, नए नए प्लान्स बनाओ, एरियाज डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाओ, फिर इंप्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजीज बनाओ कि किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होगा। आइडेंटिफाई करो रिसोर्स कंस्ट्रेंट क्या क्या है, मतलब रिसोर्सेज में क्या प्रॉब्लम्स है, कौन से रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, क्या कंस्ट्रेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करो। एडजस्ट इंप्लीमेंटेशन, ये सब उस समय की जो प्लानिंग कमीशन होती थी उसका काम था, जो कि चली 1950 से लेके 2014 तक। फॉर्मुलेटेड तब तक उनने 12 5 ईयर्स प्लान बना दिए थे। यानी प्लानिंग कमीशन ने अगर मैं आपको बोलूं तो 12 5 ईयर्स प्लान उतने पीरियड में, मतलब 1950 से लेके 2014 के बीच में 12 5 ईयर्स प्लान क्या कर दिए थे, बना दिए थे। बट जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि हम अब प्लानिंग कमीशन को बंद कर रहे हैं, कहां से, रेड फोर्ट से, ठीक है, 15 अगस्त 2014 को अब हम प्लानिंग कमीशन को बंद कर रहे हैं और उसकी जगह अब हम एक नई चीज लेके आएंगे, दैट इज नीति आयोग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विथ इस रिफॉर्म एजेंडा कॉन्स्टिट्यूटेड दी नीति आयोग। मतलब नीति आयोग क्यों बनाया गया, गवर्नमेंट के रिफॉर्म एजेंडा के ऊपर। समझ में बात की, गवर्नमेंट का जो रिफॉर्म एजेंडा था उसके वजह से उन्होंने क्या बनाया, नीति आयोग, विच इज रिप्लेसिंग दी प्लानिंग कमीशन। दिस वाज डन इन ऑर्डर टू बेटर सर्व द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, एन इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी चेंज फ्रॉम द पास्ट। नीति आयोग acts as a quintessential platform of the government of India to bring states to act together in the national interest and thereby foster the cooperative federalism। भाई नीति आयोग के पॉइंट वापस से मैं पढ़ रहा हूँ, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। An important evolutionary change from the past, बहुत important evolutionary change था ये। नीति आयोग acts as a quintessential platform of the government of India to bring states, मतलब जो states है उनको साथ में लेके आना, समझ में ये बात, और साथ में मिलके नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या करना, काम करना, और फूस्टर मतलब बढ़ावा देना किसको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। तो बेसिकली नीति आयोग ने क्या कर रहा है, नीति आयोग ने ऐसा नहीं कि सिर्फ नीति आयोग अकेला ही काम करेगा या वही खुद कामकाज करेगा, वो क्या कर रहा है, सारी स्टेट्स को एक साथ लेके आके नेशनल इंटरेस्ट में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। द नीति आयोग इज एस्टैब्लिश्ड इन 2015, इज वन ऑफ द इंडिया डेमोक्रेसीज यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन, सबसे यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन है ये आपको पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। It has been entrusted with the mandate of reimagining the development agenda by displanting old style central planning। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इट हैज बीन एंट्रस्टेड विद द मैंडेट ऑफ रीइमेजिनिंग द डेवलपमेंट एजेंडा। डेवलपमेंट एजेंडा को यहाँ पे ध्यान रखा गया, सिर्फ प्लानिंग की बात नहीं करी गई। द नीति आयोग वाज मैंडेट टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इवॉल्व अ नेशनल कंसेंसस ऑन डेवलपमेंट गोल्स। देखो एक और पॉइंट, अभी सिर्फ प्लानिंग कमीशन का काम उस समय क्या हुआ करता था कि भाई वो प्लान को असेस करे, प्लान को चेक करे, ठीक है, वो सारी चीजों का काम क्या किसका हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन का हुआ करता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि भाई अब जो नीति आयोग है वो डेवलपमेंट गोल्स के लिए नेशनल कंसेंसस को नेशनल कंसेंसस को क्या करेगा, वो डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट गोल के लिए अचीव करेगा, है ना। यानी बेसिकली नीति आयोग एक कदम आगे है, मतलब किसके आगे है वो, प्लानिंग कमीशन के। सिर्फ सोचने का काम नहीं कर रहा है, ये आगे भी काम कर रहा है। रीडिफाइनिंग द रिफॉर्म्स एजेंडा
act as a platform of for resolution of cross sectoral issues between center and the state government। ये ना आपको इससे एक बात समझ में आ रही है क्या कि भाई देखो कंसेंसस मैच होना बहुत जरूरी है। स्टेट कुछ और बोलती है, सेंटर कुछ और बोलता है, स्टेट कुछ और करती है, सेंटर कुछ और करता है, ठीक है। तो उन दोनों के कंसेंसस को मैच करना, इवॉल्व करना, समझ में बात, मैच करना किसके कंसेंसस को, सेंटर और स्टेट्स के, ठीक है। दोनों के बीच में कॉपरेशन क्रिएट करना, ये किसका काम है, नीति आयोग का। और किसके इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में, क्योंकि स्टेट्स क्या होता है वो अपने बारे में ही सोचती है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो पूरे कंट्री के बारे में सोच रही है। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो दोनों के कंसेंसस कई बार क्या नहीं होते, मैच नहीं करते हैं। अगेन कैपेसिटी बिल्डिंग टू एक्ट एज ए नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अब सिर्फ प्लान की बात नहीं करेंगे हम नॉलेज एंड इनोवेशन की भी बात करेंगे। इट रिप्रेजेंटेड ए ह्यूज मैंडेट फॉर नेसेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई साहब। नीति आयोग इज ए प्राइमरी पॉलिसी थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पेपर में अगेन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है, समझ में बात, सोचने वाला टैंक है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नॉलेज, इनोवेशन, इन सब की वो बात करता है। प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ पॉलिसी बनाने को नहीं, उससे रिलेटेड डायरेक्शनल और उससे रिलेटेड इनपुट्स भी वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। वाइल डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज प्रोग्राम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग ऑल्सो प्रोवाइड्स रिलेवेंट टेक्निकल एडवाइस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टार्टिंग में प्लानिंग कमीशन क्या करता था, सिर्फ असेस करता था, प्लान बनाता था, प्लान फॉर्मुलेट करता था, बट ये भाई टेक्निकल एडवाइस भी दे रहा है किसको, सेंटर को, स्टेट को। बड़ी बात हो गई। अब ये सब तो ठीक है, इसके एजेंडाज है, क्योंकि ये तो काफ़ी यहाँ पे शॉर्ट में एजेंडाज दिए हैं, ऐसे तो प्लानिंग कमीशन के काफ़ी चीज़ें उसके अंदर, बट हमारे को जितना कोर्स में दिया उतने ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों को उतना ज़्यादा दिया नहीं है। बट अब अगर मैं बात करूँ किसकी, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसके चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राजीव कुमार, फुल टाइम मेंबर एस श्री वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चांद एंड डॉक्टर वी के पॉल। एक्स ऑफिशियो मेंबर राजनाथ सिंह जी है, डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह जी है, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी है, कॉर्पोरेट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और पंचायती राज, ठीक है। ये सब उसके क्या है, मेंबर्स है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है। स्पेशल इन्वाइटी, सबसे इंपॉर्टेंट बंदे, इनको तो इन्वाइट करना ही पड़ेगा, इनका जो दिमाग है क्योंकि बहुत फास्ट चलता है, श्री नितिन गडकरी जी। क्योंकि अगर आज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, रोड्स वगैरह के मामले में अगर मैं बोलूँ, हाईवेज के मामले में, तो आप खुद देख रहे हो कितना खतरनाक लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, सब इनकी देन है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs थवरचंद गहलोत जी, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट पीयूष गोयल जी, रेलवे के मिनिस्टर जो है, ठीक है। ये सारे लोगों के नाम हम लोगों ने ऑलरेडी पॉलिटिकल अफेयर्स में पढ़ चुके हैं, तो अगेन ये स्पेशल इन्वाइटीज है सर, ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखने की इसमें चीज़ ये है। और अगर बहुत ही ये है तो भाई ये भी याद रख लेना, बस दैट्स इट, इसके अलावा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको एस ऑफिशियो मेंबर्स की बात करनी है तो मैं अगर आपको बता दूँ ऐसा भी, तो ऐसा याद रह सकता, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन है, निर्मला सीतारमन मैम जी, एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज नरेंद्र सिंह जी तोमर, ठीक है। ये है रिलेवेंस ऑफ नीति आयोग। अब देखते क्या रिलेवेंस है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ नीति आयोग लाइक healthy state, progressive India, etc., which gives performance based rankings of states across various vertical to foster a spirit of competitive federalism. It helps to identify the best practices in different states and various sectors, then try to replicate them in other states. Basically ये क्या कर रहे हैं, स्टेट्स के बीच में हेल्थी कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, समझ में बात, और उनको रैंकिंग दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ के लोग, वहाँ की जो स्टेट्स है, बेसिकली हर अपनी कंट्री की जो बेसिकली स्टेट्स है, उनके बीच में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। तो उसकी वजह से वो स्टेट्स प्रॉपरली क्या कर रही है, नई नई चीज़ें लेके आ रही है, और अगेन कुछ ऐसी चीज़ें अगर मिली है उनको वहाँ से जो कि बेस्ट है, तो वो दूसरी स्टेट्स में भी क्या कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, due to composition of Niti Aayog, it gives better representation of states in this body, which facilitate direct interaction with the line ministers, also helps in address the issues relatively shorter time. भाई देखो यार क्या होता है ना प्रॉब्लम, कि जो स्टेट के लोग होते हैं, स्टेट के जो गवर्नमेंट होती है, वो इतने इजीली बड़े बड़े मिनिस्टर से नहीं मिल पाती, उनको काफ़ी टाइम लेना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है उन तक अपनी बातें पहुंचाने का। तो उनके बीच में ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्रिएट करने का काम कौन कर रही है, नीति आयोग। Greater accountability, Niti Aayog has established a development monitoring and evaluation office which collect data on the performance of various ministers on real time basis. यानी भाई तुम सिर्फ प्लान बनाने तक नहीं है नीति आयोग, ये
क्या कर रही है भाई साहब, ये मॉनिटर भी कर रही है, इवेल्यूएट भी कर रही है और कलेक्ट करती है डेटा हर मिनिस्टर्स के ऑफिस से रियल टाइम बेसिस पे, और उनको इवेल्यूएट करती है और मॉनिटर करती है कि प्रॉपरली मिनिस्टर्स जो है, अलग अलग मिनिस्टर्स जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड द डेटा आर यूज्ड then used at the highest policy making levels to establish accountability and improve performance. Earlier, India has 12 5-year plans, but they were mostly evaluated long after the plan period has ended. भाई वो तो प्लान पीरियड एंड होने के बाद ही काफ़ी हुए, मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन 1950 का प्लानिंग थी उन लोगों की, बट आज तक नहीं हो पाई ढंग से, ठीक है। तो हेंस देयर वाज नो रियल अकाउंटेबिलिटी। मेन प्रॉब्लम ही ये रहती है कि हम प्लानिंग तो कर लेते हैं, प्लानिंग तो बना लेते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात ही नहीं आती। प्लान तो बन गया बट इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं थी, किसी की जवाबदारी फिक्स नहीं थी, तो किसको ब्लेम करोगे तुम? क्लियर? तो अब ये प्रॉब्लम्स नहीं है। थिंक टैंक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज की जो थिंक टैंक है वो भी कौन है? प्लानिंग कमीशन। Convergence for resolution, being a common point of similar issues faced by different sector states, it acts as a convergence point and platform to discuss their issues। भाई साहब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पॉइंट्स जो डिस्कस होते हैं वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे क्या करवाते हैं, उसका डिस्कशन करवा देते हैं। केस नोट रिलेवेंट पॉइंट। नीति आयोग कब कब न्यूज में था? स्टेट नीड टू बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नीति आयोग के एक पॉइंट था भाई कि स्टेट्स को बूस्ट करना पड़ेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। स्टेट गवर्नमेंट विल नाउ हैव टू एक्सीलरेट देयर मूव ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू रिमूव बॉटल नेक्स फॉर इन्वेस्टर्स। बॉटल नेक मतलब अंदर घुसने के लिए बड़ी दिक्कत, छोटा नेक जितना रहेगा उतनी दिक्कत। यानी ये लोग क्या करते थे, दिक्कत इतना डाल देते थे, लाइसेंस राज है, ये है, वो है, तो इन्वेस्टर अंदर ही नहीं घुस पाता था स्टेट के, ठीक है। तो उनने बोले कि भाई ऐसा इन्वेस्टर तो तुम्हारे फिर आने वाला नहीं है, तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेट करना है अगर तुम्हारे को अपनी कंट्री की, अपनी स्टेट की ग्रोथ, तो तुम लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना ही पड़ेगा, मतलब आसान करना पड़ेगा तुम्हारे स्टेट में क्या करना, बिजनेस करना। और टैक्स पेयर चार्टर विल हेल्प इन इंस्टिल कॉन्फिडेंस एंड एंड हैरेसमेंट। भाई टैक्स पेयर को कोई हैरेसमेंट ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो, बढ़े, ठीक है। मोस्ट फॉलो now has been done at the levels of states. The economic survey gives the example of if you want to run a restaurant, you need 14 cleaners. In those 14 cleaners, I doubt if more than 1 or 2 would be at the central government level and the rest would be municipal state. That is where the rubber meets the road. Investment climate will improve now by reforms of state government and ease of doing business. Basically वो ये बोलना चाह रहा है यार, अब अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे को एक रेस्टोरेंट रन करना है तो बोले मेरे को 43 क्लीनर्स की जरूरत है, तो वैसे ही आप समझ लो बोले कि हम लोगों को जब ये नीति आयोग या पूरी कंट्री को डेवलप करना है तो हम लोगों को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग नहीं रिक्वायर्ड है, वहां पर तो एक दो ही लोग रहेंगे, लेकिन उसके अलावा हर लेवल पे, हर स्टेट में, इवन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, या वहां की म्यूनसिपलिटी तक भी हमारे क्या होना चाहिए, उसके कमेटी में लोग होना चाहिए, तब जाके वो पर्टिकुलरली क्या होगा, डेवलप होगा। दैट्स इट ऑफ नीति आयोग। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर 2-3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने मार्क करे हैं, वही आप पढ़ोगे। अब आता है भाई सबसे बढ़िया चीज, सबसे फेवरेट चीज आपकी, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मम्मा पापा ऑफ ऑल बैंक्स, यानी बेसिकली ये रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म है जो रेगुलेट करता है, चलाता है पूरे इंडियन के बैंकिंग सिस्टम को। बेसिकली रिजर्व बैंक जो बना वो 1934 में बना, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, यानी बना वो 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, लेकिन जो वो बना हुआ है वो किसके एक्ट के अंदर बना हुआ है, आरबीआई एक्ट। अगेन स्टैट्यूटरी अलग से कॉर्पोरेशन है ये, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बनी हुई है, जस्ट लाइक हमारा आईसीएसआई बना हुआ है, ठीक है, वैसे ही ये एक एक्ट के थ्रू जो कि 1934 में बना था उसके थ्रू क्या हो रही है, रन हो रही है। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई was initially established in Calcutta, ये हम पढ़ चुके हैं क्या, कहीं तो भी याद आ रहा होगा, बट वॉज परमानेंटली शिफ्ट इन मुंबई 1937, पढ़ चुके हैं हम। तो सेंट्रल ऑफ, जो ये पहले यही लेक्चर देख रहे होंगे उसको नहीं मालूम, लेकिन जो आगे के लेक्चर देखे होंगे, और मैंने पहले ही बोला है कि फर्स्ट फाइनेंशियल अफेयर देखो, फिर पॉलिटिकल अफेयर देखो, और फिर लीगल अफेयर देखो, और फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर देखो, और पढ़ो भी इस तरीके से, ठीक है। तो बाय परमानेंटली मूव्ड इन 1937, ठीक है। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ गवर्नर सीट्स एंड वेयर पॉलिसी मेकर फॉर्मुलेटेड। देखो मेन ऑफिस स्टार्टिंग में तो भाई कलकत्ता में था, बाद में शिफ्ट हो गया, कहाँ पे आ गया वो, हमारे 1937 में मुंबई में आ गया, क्लियर, और वहीं पे पॉलिसीज बनती है, वहीं पे सब चीजें होती है। अब ये अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइवेटली ओन थी स्टार्टिंग में, बाद में इसका 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिस्कस मैं कर चुका हूँ
चैप्टर में डिस्कस हो चुका है। अगर आप फाइनेंशियल अफेयर्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं बार बार। वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ को आरबीआई के बारे में डिस्कशन कर लिया है कि भाई 1969 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था ना, आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 में हो गया था, ठीक है। बाकी बैंक्स का नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था। स्टार्टिंग में वो प्राइवेटली ओन्ड थी, बाद में वो गवर्नमेंट ओन्ड हो गई है। तो आज की तारीख में आरबीआई इज गवर्नमेंट ओन्ड। द बेसिक फंक्शन ऑफ द एपीएस बैंक इज टू डिस्क्राइब इज प्रीएम्बल टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। मेन काम ही उसका बैंक नोट्स रेगुलेट करना है, बैंक नोट्स का इशू रेगुलेट करना है। मतलब बैंक नोट्स आज की तारीख में अगर कोई इशू कर सकता है तो वो आरबीआई कर सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत बता चुका हूँ। करेंसी क्रेडिट सिस्टम चलाना इंडिया में, कितना लोन दिया जाएगा कितना नहीं दिया जाएगा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना जिसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। रेट ऑफ डिसाइड इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कौन डिसाइड करता है, कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। क्लियर। पॉलिसी रेट्स एज ऑन फरवरी 3, 2020। रेपो रेट दिए हुए, ये रट्टा मत मार लेना, कोई नीड नहीं है। बैंक रेट रेपो रेट थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं इसका मतलब आपको। जब मैं बात कर रहा हूँ रेपो रेट की, तो रेपो रेट का मतलब होता है भाई साहब वो रेट जो रेट पे आरबीआई गिव्स लोन टू अदर बैंक्स, यानी जो रेट पे आरबीआई अदर बैंक्स को क्या देता है, रेपो रेट लोन देता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है रेपो रेट। समझ में ही बात। यानी अगर नॉर्मल बैंक्स को आरबीआई से लोन लेना है तो उनको 5.15% एक्सक्यूज मी देना पड़ेगा। गॉट इट। और रिवर्स रेपो रेट की अगर मैं बात करूं तो रिवर्स रेपो रेट का आसान भाषा में मतलब होता है भाई, रिवर्स रेपो रेट की अगर मैं बात करूं तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि जो रेट में अदर बैंक्स पैसे डिपॉजिट करते हैं इन आरबीआई, यानी आरबीआई में, यानी बेसिकली सेकेंड वाले केस में अदर बैंक्स आरबीआई को लोन दे रहे हैं। अरे लोन दे रहे मतलब आरबीआई में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अपना पैसा वहां पे डिपॉजिट करने का मतलब ही क्या हो गया, उनको लोन दे रहे हैं। समझ में ही बात। वापस से बोल रहा हूँ, आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। कमर्शियल बैंक्स देती है आरबीआई को, दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। कमर्शियल बैंक लोन देती है आरबीआई को, दैट सिंपली मींस कमर्शियल बैंक अपना पैसा जो है वो कहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, आरबीआई में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए देखो ये रेट कम है, ये रेट ज्यादा है, बिकॉज लोन लेने का रेट अलग होता है, लोन देने का रेट अलग होता है, ठीक है। तो आरबीआई से लोन लेना है अगर उन लोगों को तो 5.15 में मिलेगा, और आरबीआई को अगर लोन देना है मतलब डिपॉजिट रखना है वहां पे तो 4.90 में वो लेंगी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, स्टैंडिंग फैसिलिटी आपके काम का है नहीं, इग्नोर कर सकते। बैंक रेट, अगेन वही बैंक रेट का मतलब होता है जो रेट पे आरबीआई क्या करता है, अदर बैंक्स को लोन देता है। रेपो रेट जनरली हम शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए यूज करते हैं, बैंक रेट जनरली होता है फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। क्लियर। सीआरआर और एसएलआर ये भी समझाई देता हूं, सुन लो। कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, चाहे मैं सीआरआर की बात करूं या एसएलआर की, दोनों में कुछ माइनर सा फर्क है। अगर मैं सीआरआर की बात करूं तो इसको बोला जाता है कैश, तो याद रखने की जरूरत तो है नहीं है लेकिन नॉलेज पता होना चाहिए, रिजर्व रेशो। बेसिकली आरबीआई क्या करता है, हर बैंक को ये बोल देता है कि भाई तेरे पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उन डिपॉजिट्स में से जनरली जो भी बैंक क्या करता है पैसा लोगों से लेता है एज ए डिपॉजिट्स, उसके बदले वो उनको इंटरेस्ट देता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो वो आरबीआई डिपॉजिट ले रहा है किससे, सॉरी बैंक डिपॉजिट ले रहा है किससे, पब्लिक से, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो डिपॉजिट का पैसा वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। बट ऑब्वियस सी बात है ये तो कि भाई अगर बैंक क्या कर रहा है, डिपॉजिट ले रहा है किससे, लोगों से, और वो लोगों को उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है वो पैसा उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है बैंक जनरली, वो पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करता है या लोगों में लोन के तौर पे बांट देता है। यहाँ से डिपॉजिट लेता है लोगों से और दूसरों लोगों को लोन के तौर पे बांट देता है। डिपॉजिट लेता है मान लो 6% में और लोन के ऊपर रेट का वापस लेता है उनसे 7%, 1% उसका प्रॉफिट। ये बैंक का काम होता है। बट आरबीआई ने एक चीज बोल रखी है कि भाई देख, तेरे को हमेशा अपने पास एक कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि मान ले तू अगर 100 रुपए का डिपॉजिट ले रहा है एग्जांपल के तौर पे, एंड कैश रिजर्व रेशो इज हियर 4%, तो दैट मीन्स तू 4 रुपीज को हमेशा इन द फॉर्म ऑफ कैश
अपने पास मेंटेन करके रखेगा या आरबीआई के पास मेंटेन करके रखेगा, ताकि कोई इमरजेंसी अगर आ जाए तो तेरे को उस टाइम पे तू वो पैसे को यूज कर सके। यानी कैश रिजर्व रेशो, इतना कैश फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी। इसके नीचे तुम नहीं जा सकते, नहीं तो आरबीआई तुम्हारे ऊपर डंडा मारेगा और पेनल्टी ठोकेगा। ठीक है, तो 100 जो है तुम्हारा 100 इज व्हाट, 100 इज तुम्हारा डिपॉजिट है मान लो, तो 4% तुम्हारा अगर सीआरआर है तो तुमको 4 अपने पास एज अ रिजर्व बोल के रखना पड़ेगा। हाँ, तुम 96 का लोन क्या कर सकते, बांट सकते, ये तुम लोन दे सकते तुम, लेकिन उससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते, क्योंकि बैंक्स का लालच क्या रहता है, बैंक्स बोलेंगे कि पूरा का पूरा जितना पैसा आ रहा है मैं लोन के तौर पे दे दूं, लेकिन कुछ इमरजेंसी नीड्स आ गई, इमरजेंसी में किसी को पैसे की जरूरत पड़ गई और बैंक के पास जब पैसा नहीं रहा, क्योंकि उसने तो पूरा लोन बोल के बांट दिए, तो बैंक का नाम खराब, बैंकिंग सिस्टम का इंडिया में नाम खराब। ठीक है, तो आरबीआई बोलते हैं नहीं भाई, एक पर्टिकुलर अमाउंट को अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशो रखना पड़ेगा, जितना हम बोलेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश अपने पास या आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ेगा। क्लियर। दूसरा आता है एसएलआर, सेम कंसेप्ट कि कुछ अमाउंट आपको अलग से रखना पड़ेगा, बट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, कि तुम जिसको इजीली क्या कर सको, कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सको। इसी कैश, ये कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा अपने पास। और एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बेसिकली इतना पैसा जो है, एसएलआर जितना रेट आरबीआई का है उतना पैसा तुम्हारे को अपने डिपॉजिट्स का लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे क्या करना पड़ेगा, जमा करके रखना पड़ेगा। समझ में बात, कि तुम उसको इजीली क्या कर सको, इजीली कभी भी पैसे में कन्वर्ट कर सको, दैट इज कॉल्ड एज एसएलआर। अक्टूबर 19 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी, अब ये बट ऑब्वियस बात है कि मॉनेटरी पॉलिसीज का मतलब ही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना। क्लियर, तो वो कमिटी स्लैश की रेपो रेट 5th टाइम इन द ईयर टू बूस्ट डिमांड एंड प्राइवेट कंजम्पशन। रेट जितना वो लोग क्या करते हैं, कम करेंगे, उतनी डिमांड लोन की बढ़ती है, उतनी डिमांड चीजों की बढ़ती जाती है। नेक्स्ट आता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो क्या आपको यहीं पे समझाता हूं मैं डायरेक्टली। आरबीआई जो है, सेबी जो है, ओवरऑल एक बार समझाता हूं फिर अंदर का पढ़ते। आरबीआई जो है हमारे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम्स को रेगुलेट करता है, और सेबी की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे सिस्टम की कैपिटल मार्केट्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। जो हमारी कंट्रीज की शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, समझ में बात, उसको रेगुलेट करने वाला, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने वाले बंदा कौन है, तो वो है सेबी। जैसे अगर मैं बैंक में पैसा जाके डिपॉजिट करता हूँ, मेरा पैसा डूबे ना, वो पैसा जो बैंक को मैं दे रहा हूँ वो प्रॉपर ऐसे बंदों को दे जो वहां से वापस आएगा, लोन प्रॉपर बंदे को बांटे, यानी क्योंकि वो जो पैसा है बैंक के पास वो किसका है, पब्लिक का है। समझ में ही बात, तो वो पैसे का मिसयूज ना हो, पैसा प्रॉपरली यूटिलाइज हो, प्रॉपरली पैसा क्या हो, यूज हो, उसका मिस यूटिलाइजेशन ना हो। ऐसा नहीं कि मैंने बैंक को दे दिया और बैंक वाला विजय माल्या को दे दिया तो हो गया भाई मेरा, तो विजय माल्या ने बैंक का लोन नहीं दिया, बैंक वाले ने बोला मेरा पैसा डूब गया तो मैं तेरा पैसा भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा बैंक तो क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये सब चीजों का ध्यान रखने के लिए कौन उनके बैठे, पप्पा बैठे ऊपर, कौन, आरबीआई। सेम कैपिटल मार्केट में जो शेयर होल्डर्स पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, समझ में आई बात, उनका पैसा डूबे ना, उनका पैसा, उनका इंटरेस्ट ऑलवेज क्या हो, प्रोटेक्ट हो, इसके लिए क्या बनाया गया, सेबी बनाया गया, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच वाज एस्टैब्लिश इन 1992। और आफ्टर सेबी आने के बाद से अगर मैं आपको बताऊं ना, हमारी कंट्री का जो शेयर मार्केट है, हमारी कंट्री का जो कैपिटल मार्केट है, वो काफी हद तक क्या हुआ है, काफी हद तक डेवलप हुआ है। मतलब एक टाइम हुआ करता था कि भाई कुछ ही लोग कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट में क्या करते थे, राज करते थे, है ना। राज ऐसे उन लोगों का ही चलता था, वो अपनी मर्जी से कभी रेट बढ़ा देते थे शेयर्स के, कभी कम कर देते थे, है ना, मिली भगत रहती थी सबकी। बट अब ऐसा नहीं है, आज आप बिंदास बेफिक्र होके शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। हाँ, जो रिस्क है वो तो कंपनी रिलेटेड रिस्क होगी, कि कंपनी डूब गई या जो कंपनी का आपने शेयर लिया वो कंपनी डूब गई, वो एक अलग बात हो गई, वो तो कंपनी के बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा शेयर मार्केट में, आपका पैसा कभी फ्रॉड की वजह से डूबेगा नहीं। समझ में बात, इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है ब्रोकर्स के थ्रू, है ना, वो पैसे वो क्या करेगा, उसका बिल्कुल सेफ रहेगा। तो द प्रियम्बल ऑफ सेबी डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन of the Securities and Exchange Board of India, which is to protect the interest of investors in securities and to promote the development and to regulate securities market और फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयरटू। भाई वो बोल रहे हैं कि हमारा मेन काम है, हमारा मेन मोटो ही है कि हम इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, जो इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज में मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, जो भी शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज है उसमें क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और साथ में प्रमोट करें और डेवलप करें और रेगुलेट करें किसको, सिक्योरिटीज मार्केट को। मतलब सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करने का भी काम और उसको चलाने का, रेगुलेट करने का भी काम किसका है, सेबी का है। समझ में आई बात। अब देखो
अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये जो मैं बोल रहा था अभी कि एक्चुअल डेवलपमेंट जो सेबी का हुआ वो एक्चुअल डेवलपमेंट जो कैपिटल मार्केट का हुआ वो सेबी के आने के बाद से हुआ। क्योंकि जब सेबी आया ना तो उसने हमारी कंट्री में शेयर मार्केट को पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। हैंडमेड शेयर खरीदना बेचना पूरी तरीके से क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब आप कभी किसी को ऐसा हाथ से शेयर नहीं बेच सकते, आपको ऑलवेज वो शेयर की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, किसके थ्रू ही करनी पड़ेगी, सिक्योरिटीज मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट के थ्रू ही, शेयर मार्केट के थ्रू ही करनी पड़ेंगी। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। फॉर मैटर्स कनेक्टेड डेयर विथ और इंसिडेंटेड डेयर टू, अच्छा सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे वो सारे मैटर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको डेवलप करना, उनको रेगुलेट करना किसका काम है, हमारी सेबी का। अजय त्यागी जो है उसके प्रेजेंट चेयरमैन थे, ठीक है, सेबी के। उसके बाद में श्री जी महालिंगम एंड मिस माधवी पूर्वी बच, श्री एस के मोंटी, अनंता बरुआ दी होल टाइम मेंबर थे। ठीक है भाई, खतरनाक नाम है। अब यार मेरा क्या है, थोड़ा सा जबान पे चल जाती है नाम बोलते बोलते किसी की, ठीक है, होता है मेरे साथ। खैर समझ में आई बात। सेबी न्यूज में था, सेबी स्कोर्स कंप्लेंट इश्यूज। अब ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑन जनवरी 2020 has set a 4-month deadline for SEBI to prove complaint received on its scores platform with regard to alleged wrongful disclosures by the promoter on Bharat Nidhi, PNBF and CAMEC। अब ये कुछ कंपनीज के इश्यूज हुए थे, कुछ पॉइंट्स के ये हुए थे इश्यूज, तो उसके लिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेबी को भाई 4 मंथ की डेडलाइन दी थी, 4 मंथ की समय दी थी कि इनके जो भी कंप्लेंट इश्यूज है वो क्या हो, 4 महीने में कंप्लीट हो। इन नवंबर 2019 the Securities Appellate Tribunal has asked SEBI to prove these complaints, but SEBI challenged the tribunal order in Supreme Court seeking stay in its cooperation effects, and complaint stay has not been granted by the Supreme Court. Supreme Court has given only a relief SEBI by deleting sets of observation and extended deadline। भाई सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ था, पहले जो सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल होती है, ठीक है, लोअर, वो आपकी भाषा में अगर बताऊं मैं तो लोअर कोर्ट समझ के चल लो, समझ में ही बात। तो वो उनने यहाँ पे सेबी को डंडा दे दिया था, सेबी ने उसके अगेंस्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में बात करी। सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही किया कि भाई जो डेडलाइन थी उसको बढ़ा दी और ये बोला कि 4 महीने और दे रहे, उसमें तुम क्या कर लो, अपनी कंप्लेंट इश्यूज जो भी है वो सॉल्व कर लो, ठीक है। सेबी टाइटन्स द नॉर्म्स फॉर प्लेजिंग द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टाइटन्स द नॉर्म्स फॉर प्लेसिंग शेयर्स बाय प्रमोटर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। अब जो भी शेयर्स की प्लेजिंग होती है प्रमोटर्स के थ्रू, समझ में बात, लिस्टेड कंपनी के, उसके नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा, टाइटन करा है किसने, सेबी ने। सेबी डायरेक्टेड एवरी लिस्टेड फर्म टू डिस्क्लोज डिटेल्ड रीजंस फॉर प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय इट्स प्रमोटर अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ स्टेक प्लेज विद इन 2 days इफ द टोटल अमाउंट ऑफ प्लेज प्रमोटर और प्रमोटर्स ग्रुप क्रॉसेस 50% ऑफ द टोटल स्टेक। 50% से ज़्यादा का टोटल स्टेक अगर प्रमोटर्स या प्रमोटर्स ग्रुप का है जो कि प्लेज हो रहा है, तो भाई उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेबी को बताना पड़ेगा। खैर नॉट रिलीवेंट। यहाँ पे मैं बताऊँ यार, थोड़ा सा मैं क्या हो जा रहा हूँ ना, ये कुछ पॉइंट्स में रुक जा रहा हूँ। कारण बताओ आपको, रुक जा रहा हूँ वैसे, और आपको भी बोलूँगा कि इतना डिटेल में मत जाना। ये पूरा सब्जेक्ट है आपको, आप एग्जीक्यूटिव जब आओगे ना तो कैपिटल मार्केट इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे आपको सीबी से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में क्या करा जाएगा, बताया जाएगा। अब ये ऐसा है कि आपको सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, इसके लिए ऊपर ऊपरी वो हाईलाइटेड चीज़ें दे दी गई जो यहाँ पे दी इंस्टीट्यूट ने, बस इतनी सी कि भाई वो काई के लिए बना, उसके चेयरमैन कौन है, ये कौन है, वो कौन है, हो गया बात। अब उसके बाद में सेबी को यहाँ पे क्या उठा के दी थी उसने, न्यूज़ कि भाई ये सॉकर इशू क्या था, ये प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का क्या है। तो ये अब समझाना और आपके समझना अभी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको अननेसेसरी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये न्यूज़ थी। अब ये न्यूज़ आपको इतनी इजीली तो समझ में आएंगी नहीं, स्टूडेंट ऑल्सो नोज दैट, इंस्टीट्यूट को भी बात मालूम है। क्यों? अरे भाई इसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट है, आप चालू होंगे, आपको पहले शेयर्स के बारे में समझाया जाएगा, प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में समझाया जाएगा, उसके आगे बढ़ेंगे, फिर कहीं जाके आपको ये चीज़ें क्या होंगी, समझ में आएंगी। तो डोंट टेक टेंशन कि भाई मेरे को ये न्यूज़ रट्टा मार के जानी है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ऐसा कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट इज CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगेन हमारी कंट्री ने जो कॉम्पिटिशन, the Competition Act has amended the Competition Amendment Act, follows the philosophy of modern competition law. The act prohibits anti-competitive agreement, abuse of dominant position by enterprise, regulates combination, acquisition, control। बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग मिलके, आपको अगर ये पहले इसका ओवरऑल मुद्दा समझाओ तो कुछ लोग मिलके कंपटीशन को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। मतलब कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में मिल जाती है, एक दूसरी कंपनीज को एक्वायर कर लेती है। अब उस चक्कर में उनकी जो पोजीशन होती है मार्केट में वो डोमिनेंट बन जाती है, मतलब उनके आगे कोई और खड़ा ही नहीं हो सकता।
अब ये कंपनी डोमिनेंट पोजीशन पे आ गई, मतलब इनके आगे मार्केट में कोई खड़ा नहीं हो पा रहा, तो ये कंपनी अपने मन मुताबिक सब रेट्स क्या कर रही है, अपने मन मुताबिक रेट्स में क्या कर रही है, चीजें सेल कर रही है, जिसकी वजह से कस्टमर को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, चाहे इनकी क्वालिटी अच्छी हो ना हो जो भी। तो बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मोटो ही ये है कि वो हेल्थी कंपटीशन को प्रमोट करें इंडिया में, कंपटीशन को प्रमोट करें इंडिया में, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन रहेगा उतना ज्यादा सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, उतना ज्यादा लोगों को चीजें अच्छी मिलेंगी, उतना रेट्स कम रहेंगे। बट अगर कंपटीशन ही खत्म कर दिया जाए, है ना, एडवर्स इंपैक्ट हो जाए कंपटीशन के ऊपर ही, कंपटीशन ही खत्म हो जाए, तो बट ऑब्वियस सी बात है कुछ प्लेयर्स डोमिनेंट पोजीशन में आने के बाद लोगों के साथ क्या करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, लोगों के साथ गड़बड़ियां करेंगे, लोगों को गलत चीज प्रोवाइड करेंगे, लोगों को प्रॉपर चीजें नहीं मिलेंगी। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें के लिए क्या बनाई गई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 2003। ठीक है। सीसीआई कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन और 6 मेंबर। ये पेपर में पूछ सकते हैं कि सीसीआई में कौन होता है, तो एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंट करती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रमोट सस्टेन कंपटीशन, प्रमोट करना सस्टेन कंपटीशन, कंपटीशन होना चाहिए, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स। मतलब बेसिकली कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा वो पर्टिकुलर कोई भी बिजनेस में आए वहां पे कंपटीशन क्रिएट हो, ऐसा नहीं कि बस एक ही बंदा पूरे मार्केट में रहे और वही क्या करे, राज करे। देखो आपको खुद तो मालूम है, एक जमाने में 32 रुपए पर मिनट कॉल हुआ करता था, एक जमाना था, अब फुकट में हम कॉल करते हैं। उस जमाने में आउटगोइंग कॉल करना रहता था लोगों को तो 32 पर मिनट लगता था, और अभी तो हम फ्री में कॉल करते हैं, एक पैकेज छोटा सा मरवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा कंपनीज आ गई जिनका बीच में क्या हुआ है, कंपटीशन हुआ है। तो जब हेल्दी कंपटीशन प्रोडक्ट होता है तो कंज्यूमर्स को क्या ही होता है, फायदा ही होता है, सर्विसेज अच्छी मिलती है विद इन कम रेट्स। ठीक है। अशोक कुमार गुप्ता जी इसके आईएएस बैच के ऑफिसर है, जो कि सीसीआई के क्या है, चेयरपर्सन है। डॉक्टर संगीता वर्मा, डॉक्टर भगवंत सिंह बिश्नोई आर दी मेंबर्स ऑफ कमीशन। आपको इसके किसका नाम याद रखना है, चेयरमैन का नाम, चेयरमैन के तो सबके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था सीसीआई का, उसके बारे में दिया है। अब ये आईबीबी जो है बेसिकली इसमें मैं बता देता हूँ आपको, आईसीएसआई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और वो बहुत न्यूज़ में था, बोले सीएसईईटी एग्जाम्स उन लोगों ने लाई, यूडिन वगैरह लाया। चलो इसके बाद वाले लेक्चर में देखते हैं, ये चिल्लर चीज़ें इसके बाद वाले लेक्चर में देखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, नहीं मतलब समिट्स वगैरह बाकी है, G20 के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। फिर हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे मुकेश अंबानी जी वगैरह के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।